बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं जो इंडियन बैंकिंग का स्ट्रक्चर है, इंडियन बैंकिंग का स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। और बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई यूपीएससी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ उनसे रिलेटेड बहुत सारे टर्म हैं जो हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। सारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है द आशीर्वाद आईएएस। आशीर्वाद आईएएस में आप सभी का एक फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा और सारी चीज़ों को पढ़ते रहिएगा। हम लोग बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह पढ़ाते हुए चलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे, तो परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और हम सभी लोग उन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, पैसा कहीं से भी आए बैंक में रखना ही पड़ेगा। और बैंक को बहुत लोग बैंक की हिंदी शायद नहीं जानते हैं, या आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो बैंक को अगर हम देखें बैंक की हिंदी क्या होती है, तो बैंक की हिंदी भी कुछ बच्चे पूछेंगे सर बैंक की हिंदी भी होती है क्या? हाँ ज़रूर होती है। बैंक की अगर एक बेसिक हिंदी देखें तो उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं अधिकोष। क्या बोलते हैं? अधिकोष बोलते हैं। भारतीय बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है, इंडियन बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग समझेंगे कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो अंग्रेज़ों की अगर हम लोग बात करें, बहुत समय पहले अंग्रेज़ों की अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेज़ों के द्वारा जब पहली बार 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद 1862 में 1865 में अगर हम बात करें तो पहली बार इलाहाबाद बैंक, ठीक है, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ अगर देखें तो 1857 की क्रांति के पहले की बात भी हो रही है। अगर वो पूछता है फर्स्ट बैंक इन इंडिया, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, अगर वो पूछे फर्स्ट बैंक इन इंडिया, तो अगर फर्स्ट बैंक इंडिया की बात करें तो वो हम बात कर लेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसकी बात करेंगे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि भाई फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी थी, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भाई उस समय हिंदुस्तान बोलते थे, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टेब्लिश फर्स्ट बैंक इन इंडिया। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। अभी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये भी आपका जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें बहुत पुराने समय, अगर एक एंशियंट को पकड़ते हैं, प्राचीन काल को पकड़ते हैं, तो आपने साहूकार का नाम सुना होगा, सर्राफ को सुना होगा, बनिया का नाम सुना होगा। ये लोग पहले क्या होते थे, किसी को अगर कोई उधार लेना होता था, ये लोग पैसे देते थे और पैसे के बदले ब्याज लेते थे। अब वो ब्याज क्या था, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक या तो ब्याज ख़त्म हो जाए या ब्याज लेने वाला ख़त्म हो जाए तब तक चलता था। तो ये कहीं ना कहीं आज भी वही चीज़ें हैं, बट हाँ अब कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ईएमआई वगैरह चलती हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा पब्लिक के लिए एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं। तो यहाँ पर से ही बैंकों का एक बैंकिंग स्ट्रक्चर का जन्म हुआ और 1707 में पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान को इस्टेब्लिश किया गया, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, फर्स्ट बैंक इन इंडिया। फिर 1865 में अगर देखें तो 1865 में पहली बार इलाहाबाद बैंक वॉज इस्टेब्लिश, इलाहाबाद बैंक वॉज इस्टेब्लिश, ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो ये इलाहाबाद बैंक आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ओल्डेस्ट यहाँ पर अगर देखें कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया कौन सी थी, तो इलाहाबाद बैंक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पुराना अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना बैंक कौन था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इस्टेब्लिश फर्स्ट बैंक इन इंडिया। और अगर पूछा जाए सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक कौन था, तो इलाहाबाद बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कभी समझ गए होंगे, अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में भी देख सकते हैं कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत का पहला इंडियन बैंक था। अगर पूछा जाए सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक कौन था, तो वो बेटा इलाहाबाद बैंक था। वो कौन था बच्चों? इलाहाबाद बैंक था, ठीक है। क्लियर है ना? अब लिखा हुआ है इट वॉज द फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक मैनेज बाय इंडियन। तो मैनेज बाय इंडियन, ठीक है। तो मैनेज बाय इंडियन मतलब इंडियंस के द्वारा जो सबसे पहला बैंक बनाया गया वो हमारे पास कौन सा था, तो हमारे पास बाय ओद कॉमर्शियल बैंक फाउंडेड 1881,
1881 जो हमारे पास फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक मैनेज बाय इंडियन, जिसको इंडियन के द्वारा मैनेज किया गया। और दूसरा अगर देखें, पंजाब नेशनल बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन 1894। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक भी सबसे पुराने बैंकों में आता है। ध्यान रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन 1894 लाहौर, अब जो पाकिस्तान का पार्ट है लाहौर। तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक भी हमारे पास इस्टेब्लिश हुआ, तो सबसे पुराने वाले में आता है। ठीक है, तो अवध जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अवध कॉमर्शियल बैंक जो ओपन किया गया था, जो पहली बार भारतीयों के द्वारा, भारतीय महाजनों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा, ठीक है, मैनेज करने वाला अगर पूछा जाए बैंक कौन सा था, तो बेटा वो अवध बैंक था। कौन सा बैंक था? अवध बैंक। ठीक है, तो अवध कॉमर्शियल बैंक जो था 1881 में पहली बार, ठीक है, एक ऐसी कमेटी बनी जिसके द्वारा भारतीयों द्वारा ये प्रबंधित किया गया। पंजाब नेशनल बैंक जो लाहौर में उपस्थित है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक बैंक का नाम सुना होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम सुना होगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस 27 जनवरी 1991। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये जो तीनों बैंकें आपको दिख रही हैं, एक 1809 में इस्टेब्लिश है। 1809 में जो इस्टेब्लिश थी उसका क्या नाम था? बैंक ऑफ बंगाल था। दूसरी कौन सी थी? 1840 में कौन सी थी? बैंक ऑफ बॉम्बे थी। ठीक है, और 1843 में कौन इस्टेब्लिश थी? बैंक ऑफ मद्रास थी। बैंक ऑफ मद्रास थी। तो ये तीनों जो हम बैंकें देख रहे हैं, इन तीनों बैंकों को ही मर्ज करके जिस एक नई बैंक का जन्म हुआ, भाई सबसे पहले कौन सी है? बैंक ऑफ बंगाल 1809। फिर क्या लिखा है? बैंक ऑफ बॉम्बे 1840। और बैंक ऑफ मद्रास का नाम अब क्या हो गया है? चेन्नई। इन तीनों को मर्ज करके एक नई बैंक बनाई गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कब बनाई गई थी? 27 जनवरी 1921। 27 जनवरी 1921। ठीक है, तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी। कौन कौन सी थी? वो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे या बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को लेकर एक नई बैंक का बच्चों निर्माण हुआ, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मर्ज करके एक नई बैंक का जन्म हुआ, जिसको बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी रिकॉग्नाइज, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक सिंगल बैंक एंटिटी बना दी गई, क्योंकि जो तीनों अलग अलग हिस्से थे उसको एक ही में मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना दी गई। और इसी को आगे चलकर इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में इस्टेब्लिश हुई, इसी को आज़ादी के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके एक नई बैंक को एक नया नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1955 में। 1955 में आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं जब सेकंड पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने वाली थी, उसी समय इसका भी नेशनलाइजेशन हुआ और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कार्यरत हुई। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है, इस समय इसके जो कस्टमर हैं कहीं ना कहीं 40 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, जो एक देश की जनसंख्या से भी ज़्यादा हैं। और इस जो एसबीआई है हमारे पास, एसबीआई बैंक की बात कर रहे हैं, एसबीआई बैंक ही आरबीआई
आरबीआई का नाम आप सुनते ही हैं, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करती है, आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करती है। ठीक है, एजेंट के रूप में कौन काम कर रहा है, तो फिर हम लिखे दे रहे हैं एसबीआई। और एसबीआई इससे पहले क्या था, तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, वही आगे चलकर एसबीआई बना। क्लियर है ना। तो साफ साफ हिंदी में भी लिखा है वही चीज़ें कि बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज करके ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया। और यही 1955 में नेशनलाइज करके इसको एक नया नाम दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करती है। अब आगे देखें 1955 में हम लोगों ने अभी देखा कि 1955 में इंपीरियल बैंक जो थी उसको टेकन ओवर बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने लेके इसका एक नया नाम रखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर 1959 में इसके 8 एसोसिएट, एसबीआई के 8 एसोसिएट बैंक भी बनाए गए। ठीक है, जिनको मर्जर इन एसबीआई, जिसमें कौन कौन सी थी, तो 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर मर्ज इन स्टेट बैंक ऑफ जयपुर टू बिकेम स्टेट ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, तो इसको मर्ज कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जो थी मर्ज हो गई किसके साथ, बैंक ऑफ जयपुर, तो ये क्या बन गई, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। 2008 में, ज़्यादा दिन पहले के नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। 2017 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। 2017 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। 2017 में ही स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। 2017 में ही स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और 2017 में ही स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे मर्जर किस में हो गए, एसबीआई में ही मर्ज हो गए, एसबीआई में ही मर्ज हो गए। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं अगर किसी तरह से डाउट में हैं तो वो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है 1955 में इंपीरियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किया गया और भारतीय स्टेट बैंक कहा गया। 1959 8 एसोसिएट एसबीआई के साथ मर्ज हो गई। एसबीआई में विलय, विलय मतलब मर्ज करना। तो 1863 की बच्चों अगर हम बात करें, 1863 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक जयपुर का विलय कर दिया गया था। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय कर दिया गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादा ब्रांचें थी नहीं तो इनका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेना बहुत ज़्यादा कठिन था। तो 2017 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का मर्जर हुआ। 2017 में ही स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का मर्जर हुआ। और 2017 में स्टेट बैंक ऑफ जो बीकानेर जयपुर बनाई गई थी 1863 में, 1963 में उसको भी मर्ज करके एसबीआई में ही उसका विलय हो गया। विलय मतलब मर्ज हो गया। अब देखिए नेशनलाइजेशन, इंदिरा गांधी के समय की ही बात है, इंदिरा गांधी के समय की ही बात है, इंदिरा गांधी के समय की ही बात है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, नेशनलाइजेशन बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो 14 बैंकें थीं इनका भी नेशनलाइजेशन हुआ, क्योंकि सभी लोग अपना अपना प्राइवेट प्रोसेस चला रहे थे। इसीलिए क्या किया गया कि भाई 14 बैंकें जो थीं जिनका मिनिमम कैपिटल क्या था, 50 करोड़, माने मिनिमम कैपिटल मतलब जिसका उस समय 50 करोड़ का कैपिटल होगा वही बैंक ओपन कर सकता था। तो मिनिमम जिसका 50 करोड़ था 19 जुलाई 1969 में 6 मेजर बैंकें विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 200 करोड़, ठीक है, 15 अप्रैल 1980। तो पहले 14 बैंकों का किया गया जिनका मेजर कैपिटल 50 करोड़ था, और फिर बाद में 6 जो मेजर बैंकें थी जिनकी कैपिटल 200 करोड़ था उनको कब किया गया नेशनलाइज, तो उनको कर दिया गया कब, 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अगर इसी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि भारत में
बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं कि भारत में बैंकिंग प्रणाली में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए कृषि, ठीक है, कृषि और लघु उद्योग के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो मैंने अभी बताया था कि जिन बैंकों के पास 50 करोड़ रुपए की 50 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी थी, ठीक है, के साथ उन 14 प्रमुख बैंकों को, 14 प्रमुख जिनका 50 करोड़ ही उनके पास पूंजी थी, उन बैंकों को क्या किया गया, 19 जुलाई 1969 मतलब 1969 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। बाद में फिर क्या हुआ, फिर ज़रूरत पड़ी जिनकी मिनिमम 200 करोड़ की न्यूनतम पूंजी थी, उन 6 बैंकों को 15 अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। तो इनका मेन दिक्कत क्या थी कि कोई भी क्षेत्रीय असमानता ना रहे, तो टोटल 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया। टोटल 20 बैंकों का उस समय नेशनलाइजेशन हो गया 1980 तक। फिर क्या हुआ, 1980 तक तो 20 हो ही गई थी, 1980 तक कितनी हो गई थी बेटा, 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मर्जर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। तो भाई क्या हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज इन पीएनबी। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक ऑन 4 सितंबर 1993। 4 सितंबर 1993 को, ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज हो गई, न्यू बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज हो गई, तो पीएनबी में मर्ज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एंड देना बैंक ऑन, ये कब मर्ज हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक कब मर्ज हो गई, तो 17 सितंबर 2018। तो इसको तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 17 सितंबर 2018, ठीक है। फिर बीइंग मर्ज, अब और किस में चीज़ें मर्ज हुई, 1 अप्रैल 2020 मतलब कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगने वाला था उसी महीने, उसी समय कुछ और ऐसी और घटनाएं हुई कि भाई जो केनरा बैंक थी, ऐसा नहीं है, केनरा बैंक आपको देखने को मिलती होगी हर जगह, पर अब ये बैंक देखने को नहीं मिलती होगी, सिंडिकेट बैंक, ठीक है, क्योंकि इसका आपने देखा होगा एक बाहर जर्मन शेफर्ड नाम का डॉग होता है, ठीक है। तो ये इसमें मर्ज हो गई सिंडिकेट बैंक। इंडियन बैंक में, ठीक है, इलाहाबाद बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में कौन सी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक एंड कारपोरेशन बैंक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि जो नेशनलाइजेशन बैंक का जो विलय हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में 4 सितंबर 1993 को विलय हो गया, 17 सितंबर 2018 को बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया। विलय किया जा रहा था फिर 1 अप्रैल 2020 से, किसका किसका, केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक में, इंडियन बैंक इलाहाबाद में, ठीक है। तो ऐसे सारी बैंकों का मर्जर एक दूसरे के साथ हुआ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, अब बैंकिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि बैंकिंग होता क्या है, ठीक है। फिर भी अगर देखें तो किस सेक्शन के तहत, तो सेक्शन नंबर 5 की पार्ट बी में, सेक्शन नंबर कौन सा, 5, उसका कौन सा पार्ट बी ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 define the term banking is as follow, excepting for the purpose of lending or investment or deposit of money from the public, clear, of deposit of the money from the public repayable on demand or otherwise, and withdraw by check, draft other order of otherwise। तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग टर्म आया, जिसको अगर हम हिंदी में समझें तो बैंकिंग क्या था, बैंकिंग अगर देखें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
तो बैंकिंग विनिमय जो एक्ट था 1945 की धारा 5 के तहत बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपने पैसों को जमा करते हैं और जो बैंक है जनता के पैसे को जमा करती है, मतलब स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। और जब भी जनता को उसको ज़रूरत होती है, जनता की ज़रूरत होती है, तो जनता को जो भी मांग होगी उसको चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या किसी भी ऐसी चीज़ों के द्वारा वापसी के लिए देनदार होगी, मतलब वो देगी, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होगी, ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए टाइप्स ऑफ बैंक। जब जो बच्चे लिख रहे हों वो भी समझते रहें। टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के प्रकार, अधिकोष के प्रकार। तो भाई देखिए, एक सेंट्रल बैंक है ही है, सभी को पता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भारत की सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी स्थापना तो आपको सभी पता ही है, 1 अप्रैल 1935। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका फिर दूसरी बैंक कौन सी है? पहली तो आपकी सेंट्रल बैंक है ही है, जो एक देश की केंद्रीय बैंक होती है, एक देश की केंद्रीय बैंक। और वो केंद्रीय बैंक कौन है हमारे वहाँ? आरबीआई। फिर आता है दूसरा स्ट्रक्चर, क्या है? ये तो पहला हो गया, पहला और ज़रूरी है। दूसरा क्या है? कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, जिसको हम लोग वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन सी आती हैं? तो पब्लिक सेक्टर के बैंक आते हैं। पब्लिक सेक्टर के आप सब समझते ही होंगे। पब्लिक सेक्टर के बैंक कौन कौन से हो गए, ठीक है, चाहे वो इलाहाबाद बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये सब पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए। प्राइवेट सेक्टर में आप खुद ही समझते हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो, सारे बैंकों के नाम सुने होंगे। फॉरेन बैंक में भी आपने सुना होगा, ठीक है, जो भी फॉरेन बैंक होते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंकों में नंबर 1 पे कौन आता है? पब्लिक सेक्टर के बैंक आते हैं। दूसरे कौन से आते हैं? प्राइवेट सेक्टर के बैंक आते हैं। तीसरे कौन से आते हैं? तो फॉरेन सेक्टर के बैंक आते हैं। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है यहाँ पे? कारपोरेटिव बैंक। कॉरपोरेटिव बैंक आपने सुना ही होगा, जो किसानों को खाद वाद प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चौथा कौन सा आ रहा है? ठीक है, डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक जिसे बोलते हैं, डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, डेवलपमेंट बैंक होंगे। और कुछ है स्पेशलाइज्ड हैं, जो पर्टिकुलर उसी के लिए बनाए गए हों, एग्रीकल्चर साइड टाइप के लिए बनाए गए हों। जैसे एक नाबार्ड बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है। नाबार्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, नाबार्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? तो वो बेटा मुंबई में है। कब है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। लखनऊ में भी इसकी एक ब्रांच है, यूपी में लखनऊ में भी इसकी एक ब्रांच है, गोमती नगर में, ठीक है। एक सिडबी है जो स्पेशलाइजेशन बैंक है, और एग्जिम बैंक भी है, एग्जिम बैंक भी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो पब्लिक सेक्टर के 2 बैंक और भी हैं। जैसे अभी हम लोग नेशनलाइज बैंक की बात जो कर ही रहे थे, जैसे इलाहाबाद है, पीएनबी है, केनरा बैंक है, सारे बैंक हैं। और एसबीआई को तो मैंने अभी बताया था कि एसबीआई जो बैंक है, जो आरबीआई के बच्चों एजेंट के रूप में काम करती है, आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करती है, क्लियर। तो बैंकों के प्रकार के आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक के कौन? सरकारी बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक। सरकारी बैंकों में जो नेशनलाइज बैंक है और एसबीआई है, ठीक है। ये सहकारी बैंक जो हैं, जो गांव में खाद वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, यूरिया वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ये डेवलपमेंट बैंक है। और ये हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड बैंक बनाए गए हैं एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे सिडबी हो, चाहे एग्जिम हो, ठीक है। अब देखिए,
रोल क्या है, बैंक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बैंक का रोल क्या है, बैंक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो भाई बैंक का काम होता है कि भाई किसी तरह से लोन को अगर हमें प्रोवाइड करना है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे ऑटो लोन हो, चाहे कार लोन हो, किसी भी टाइप का लोन अगर हमें लेना है, जो पहले हम लोग बनिया से लेते थे, साहूकार से लेते थे, वो अब हमें कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, बैंक के प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेविंग के लिए प्रमोट करता है, क्योंकि बैंक के हमेशा कहती है भाई अपना सेविंग अकाउंट खुलवाइए और हम आपको आपका पैसा सेव रखेंगे। ठीक है, आप घर में रखेंगे तो चोरी भी हो सकती है, खर्चा भी हो सकता है, बच्चे भी मांग सकते हैं, या किसी टाइप में आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जनरेट डिपॉजिट एंड सरप्लस। जनरेट डिपॉजिट एंड सरप्लस, act as financial intermediary, provide credit creation, deposit multiplication through fund transfer using चेक एंड अकाउंट द अकाउंट ट्रांसफ़र। भाई बैंक में अगर रहेगा तो किसी तरह से भाई आप चेक के थ्रू दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, किसी को क्रेडिट भी कर सकते हैं, किसी को आप पैसे दे भी सकते हैं, और सारी चीज़ें बैंक में रहेंगी तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार रहेगी, जिसकी वजह से आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा ना। तो सारा पैसा भी सुरक्षित रहेगा, तो ऋण प्रदान करना, बचत को बढ़ावा देना, जमा अधिशेष उत्पन्न करना, जितनी भी कॉमर्शियल गतिविधियाँ हैं उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना, चेक के उपयोग खाते का प्रयोग कराना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए आरबीआई की बात करें बच्चों, आरबीआई आपको दिख ही रहा होगा। तो आरबीआई हमारे देश का क्या है, आरबीआई हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो अ बैंक विच इज़, ठीक है, इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम। जितने भी अगर हम देखें राजकोषीय प्रोसेस होते हैं, ठीक, फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं, बैंकिंग सिस्टम है, कंट्री इज़ नोन एज इट्स सेंट्रल बैंक। उस देश की एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हमारा देश भारत है तो भारत का एक सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एक लोगो आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, एक बैंक जिसे देश की बैंकिंग प्रणाली का मार्गदर्शक और विनियमन दोनों के कार्य को सौंपा गया, वह केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। अब कॉमर्शियल बैंक कौन सी होती हैं, तो कॉमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक। कॉमर्शियल बैंक आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो आपकी जमा को स्वीकार करती है, एंड ग्रांट लोन एंड एडवांस टू देयर कस्टमर, जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। कॉमर्शियल बैंक में ही पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ये आते हैं ना, अभी मैंने बताया था आपको। तो कॉमर्शियल बैंक वो हैं जो जमा स्वीकार करते हैं, अपने ग्राहकों के लिए ऋण और अग्रिम चेक प्रदान करते हैं, अग्रिम ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंक ऑफ 3 टाइप्स, अभी मैंने बताया था कि कॉमर्शियल बैंक कितने टाइप की होती हैं, तो कॉमर्शियल बैंक भी हमारे पास 3 टाइप की होती हैं, जैसे एक पब्लिक बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक अगर हम देखें, पब्लिक सेक्टर बैंक देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो जो मैक्सिमम होल्डिंग बाय गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, यूबीआई है। यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं, तो मैक्सिमम होल्डिंग बाय प्राइवेट, जैसे आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है। फॉरेन बैंक कौन से होते हैं, तो दीज बैंक आर रजिस्टर्ड एंड हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन फॉरेन कंट्री, जिनका हेडक्वार्टर, जिनकी हेड ब्रांच फॉरेन में होती है, मतलब विदेश में होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन बैंक होते हैं। ठीक बोलते हैं, पर उनकी ब्रांचें कहाँ खुली हैं, वो इंडिया में खुली होती हैं, हमारे देश में खुली होती हैं। जैसे आपने सुना होगा बार्कले बैंक, सिटी बैंक, ठीक है, ऐसे नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, तो भाई जो कॉमर्शियल बैंक है 3 प्रकार के होते हैं। अगर हिंदी में आप समझना चाहते हो तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। ठीक है, तो सरकार द्वारा अधिकतम जो चीज़ें देखी जा रही हैं, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर हम निजी क्षेत्र के बैंकों की बात करें तो एक व्यक्ति निजी कंपनी द्वारा अधिकतम
जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, ठीक है। विदेशी बैंकों की बात करें, जिनका कार्यालय, जिनका हेडक्वार्टर तो भले ही विदेश में हो, उनकी ब्रांचें अगर हमारे भारत में खुली हैं तो वो विदेशी बैंक कहलाती हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट बैंक कौन सी हैं, तो डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, चाहे वो सिडबी हो, एक्सिम हो, देखिए बिजनेस ऑफ्टन रिक्वायर्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल परचेज फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। भाई गांव वालों के लिए क्या, ट्रैक्टर खरीदना है, यूरिया खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, तो यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये आप डेवलपमेंट बैंक देख रहे हैं। ये डेवलपमेंट बैंक कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो नाम आपके सामने दिए ही है। एक नाबार्ड बैंक है, एक नाबार्ड बैंक है, एक हमारे पास सिडबी बैंक है, एक हमारे पास सिडबी बैंक है, ठीक है, और एक आपके सामने एक्सिम बैंक है, ठीक है, एक आपके सामने एक्सिम बैंक है। क्लियर है ना, एक्सिम बैंक है, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर एक्सिम बैंक। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। तो विकास मतलब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे मशीनरी उपकरणों की खरीद के लिए जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है और अपने चीज़ को विकसित करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो भी लंबी अवधि की पूंजी की आवश्यकता होती है, लोन की आवश्यकता है, वो बैंकें सहायता करती हैं। अब नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है बच्चों कहाँ है, मुंबई में है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसको क्या हुआ भाई, ठीक है, इसको स्थापित किया गया। अब देखो जैसे एनएचबी दिया है, तो एनएचबी क्या है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 9 जुलाई 1988 को, 1988 को। और एक्सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, तो इसका भी बेटा हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी भी स्थापना 1982 में हुई थी, इसकी भी स्थापना 1982 में हुई थी। तो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए भी याद है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, और 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसको 9 जुलाई 1988 को इस्टेब्लिश किया गया था। निर्यात आयात बैंक कौन सी है, तो मुंबई, इसकी भी स्थापना 1982 में की गई, ठीक है। तो सारे लोग देखिएगा। अब देखिए जैसे दूसरा लिखा है डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक कौन सी हो गई, आईएफसीआई, आईएफसीआई, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका भी हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आज़ादी के बाद ही हो गई थी, इस्टेब्लिश 1 जुलाई 1948। अब बिल्डिंग देख रहे हैं आईएफसीआई की। दूसरा सिडबी है, सिडबी भाई ये स्मॉल, जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए बैंक बनाया गया है। तो सिडबी का ऑफिस तो आप खुद ही समझ रहे हैं, लखनऊ, सिडबी का ऑफिस कहाँ है, लखनऊ में है। और इस्टेब्लिश कहाँ, कब, 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990 को इसको इस्टेब्लिश किया गया गोमती नगर में, ठीक है। आईएफसीआई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली, 1 जुलाई 1948। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ, स्थापित 2 अप्रैल 1990, ठीक है। तो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, अब कोऑपरेटिव बैंक की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। जैसे एक नाम सुना होगा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पे तीनों बैंकों के बारे में आप समझ रहे हैं ना कि भाई एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। तो यहाँ पे देखिए द बंसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का लिखा हुआ है, ठीक है, थाने कोऑपरेटिव बैंक लिखा हुआ है, कंगारा सेंट्रल बैंक लिखा हुआ है। तो प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी और केंद्रीय सहकारी बैंक, ये सब आप नाम ने सुने होंगे। अब फंक्शन ऑफ बैंक मतलब बैंक के कार्य, बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है कि भाई जो हमारी सेविंग है उसको जमा करे और जो भी एडवांस हमें चाहिए वो एडवांस हमें दे। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन,
ठीक है, मतलब प्राथमिकी कार्य क्या है, जमा को स्वीकार करना और जो भी हमें अग्रिम अनुदान चाहिए, एडवांस चाहिए उसके लिए। और सेकेंडरी काम क्या है, एजेंसी कार्य है और उपयोगकर्ता का कार्य है। तो ये हो गया। अब प्राइमरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है, और ग्रांटिंग एडवांस। तो भैया सेविंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब जो भी हमने सेव किया है, ठीक है, या एफडी कराई है, या करंट डिपॉजिट है, या रिकरिंग आरडी खुलवाई है। आरडी मतलब जो मंथली करते हैं ना 4-4 हज़ार रुपये जमा, तो आरडी उसे बोलते हैं। करंट जो खाता चलता है करंट का, फिक्स मतलब 10 साल के लिए जो भी फिक्स करते हैं, पहले 5 साल के लिए फिक्स करते थे, ठीक है, कुछ उस तरह से। ग्रांटिंग एडवांस मतलब हम किसी तरह से ओवरड्राफ्ट कराते हैं या कैश क्रेडिट कराते हैं या किसी तरह से लोन लेना चाहते हैं या कोई भी तरह का बिल करना चाहते हैं, तो इसके ये सारे फंक्शनिंग हैं, ठीक है। बचत जमा करना, सावित जमा करना, चालू खाता और आवर्ती जमा, ठीक है। अग्रिम अनुदान क्या है, ओवरड्राफ्ट है, नगद क्रेडिट है, किसी टाइप का ऋण लेना है, बिलों का बट्टाकरण करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और सेकेंडरी फंक्शन में क्या है भाई, एजेंसी के थ्रू क्या होता है कि अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी तरह से फंड ट्रांसफ़र करना है तो भी इसका काम बैंक से हो जाएगा। किसी तरह का पीरियडिक पेमेंट करना है वो भी हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ चेक के द्वारा अगर हमें पेमेंट करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस, अदर एजेंसी फंक्शन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यूटिलिटी क्या है कि अगर हम डायरेक्ट कैश नहीं चाहते हैं तो हम डीडी बनवा लेते हैं, कहते हैं ना डीडी बनवा लो, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। चेक टू चेक, लॉकर्स, अंडरराइटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ओवर यूटिलिटी फंक्शन, तो ये सारी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। हिंदी में भी वही चीज़ें लिखी है, चाहे धन का अंतरण, धनराशि अंतरण, ठीक है, भुगतान, चेक का संग्रह, पोर्टफोलियो प्रबंधन, आवधिक संग्रह, एजेंसी कार्य, तो जितने भी और कार्य हैं, चाहे वो ड्राफ्ट का भी काम हो जाएगा, लॉकर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिक पर्पस आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम भाई बैंक में क्या करते हैं। तो बैंक में हम लोग अपना डिपॉजिट जो भी हमने जमा अपने पास सेव कर रखा है उसको जमा करने के लिए बैंक का प्रयोग करते हैं। अब वो चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो जमा करने के लिए हो, या हम चालू खाता चला रहे हों, या हमने 10 साल के लिए एफडी करा ली हो, या हम लोग आरडी है भाई 10 साल का, एकदम से हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए नहीं है, हम एफडी नहीं करा पा रहे हैं, तो हम हर महीने जो बचत करते हैं, तो मान लिया 4 हज़ार रुपये हमने हर महीने जमा किया, उसी को हम लोग आरडी बोलते हैं। अब ये फिक्स भी होता है कि 4 साल तक चलानी है, 2 साल चलानी है, 12 साल चलानी है, तो पर्टिकुलर पीरियड तक चलाएंगे। इससे भी आपको मंथली के अकॉर्डिंग एक सेविंग और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो भी 5 या 6% मिलता है, ठीक है। बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता, सावधि जमा खाता, तो ये सब हमारे पास खाते के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे खाते के प्रकार हैं। क्लियर है ना। अब देखिए लिखा है स्मॉल एंड पेमेंट बैंक, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। तो स्मॉल पेमेंट की बैंक की अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहाँ पे स्मॉल एंड पेमेंट बैंक, क्लियर है ना, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल एंड पेमेंट बैंक क्या होती हैं भाई, इनका पर्पस क्या हो गया। इनका अगर पर्पस देखें तो इनका पर्पस क्या हो गया, तो स्पेशल पर्पस बैंक कैटरिंग टू द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंट्री एंड स्पेसिफाई द कॉमन मैन। तो भैया इनका जो स्मॉल एंड पेमेंट बैंक खुले हुए हैं, इनका मेन पर्पस ही होता है कि किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंस की नीड है वो एक नॉर्मल, एक साधारण इंसान तक पहुंचाया जा सके। रिलेटेड कमेटी कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो चाहे ऊषा थ्रोट हो स्मॉल बैंक, एंड चाहे वो नैकिट हो और पेमेंट बैंक। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 100 करोड़ की। 72 एप्लीकेशन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड 41 एप्लीकेशन फॉर पेमेंट बैंक वेयर रिसीव। 10 स्मॉल बैंक सितंबर 2015, 10 स्मॉल बैंक खुली हैं 2015 एंड 11 पेमेंट बैंक अगस्त 2015 इन प्रिंसिपल लाइसेंस एट इनिशियल फेज,
ठीक है। तो आजकल जैसे पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आपने देखी होंगी नई नई चीज़ें, तो इनके बारे में भी आप जानते हैं। तो भाई उद्देश्य क्या है, ये क्यों खोले जा रहे हैं भुगतान बैंक? तो देश के जो भी बैंकिंग और विशेष रूप से आम आदमी को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये विशेष उद्देश्य के लिए बैंक ओपन किए गए हैं। ठीक है। तो उषा थोराट जैसे लिखा है लघु बैंक, और नचिकेत मौर्य भुगतान बैंक है। तो लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ होनी चाहिए। तो इसके लिए लगभग 72 आवेदन और भुगतान बैंकों के लिए 41 आवेदन प्राप्त भी हो चुके हैं, और शुरुआती चरण में 10 छोटे बैंक और टोटल 11 भुगतान बैंकों को इन प्रिंसिपल लाइसेंस भी दे दिया गया था। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब ज़रूरत क्या होगी? तो एलिजिबिलिटी क्या होगी? ठीक है। प्रोफेशनल विद 10 ईयर्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रमोटर ग्रुप विद 5 ईयर्स ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है। तो ट्रैक रिकॉर्ड, अब यहाँ पे देखिए कार्ड, अगर हम पेमेंट बैंक की देखें तो कार्ड यूजर्स, फाइनेंशियल कंपनीज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, टेलीकॉम कंपनीज और रिटेलर्स। ठीक है। मतलब इसका का मतलब क्या हुआ कि 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जितनी भी वित्तीय सेवाएं हैं वो प्रमोटर समूह में 10 साल तक पेशेवर लोगों को लिया जाएगा। और जो भुगतान बैंक होंगे, पेमेंट बैंक, उसमें क्या है, कार्ड जारी किया जाएगा। जो भी फाइनेंस कंपनियां हैं, ठीक है, दूरसंचार कंपनियां, खुदरा विक्रेताओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है। इसमें पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी? तो अगर इंग्लिश में देखें तो भाई 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ तक की इक्विटी कैपिटल होना जरूरी है। 100 करोड़ इक्विटी कैपिटल होना कंपल्सरी है। तो 100 करोड़ इक्विटी कैपिटल, तो भाई यहाँ पे देखिए पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी? 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता यहाँ पर होगी। गतिविधि का ब्यौरा क्या होगा? स्कोप ऑफ एक्टिविटी क्या होगी? तो प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज टू पुअर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। पुअर एंड स्मॉल बिजनेसमैन मतलब क्या हो गया? गरीब और जितने भी छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए एक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। एक्सेप्ट डिपॉजिट, इशू डेबिट कार्ड, रेमिटेंस सर्विसेज, कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख रहे हो हैं। हिंदी में देखें तो जमा स्वीकार करेंगे, डेबिट कार्ड जारी करेंगे, प्रेषण सुविधाएं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ये लोग क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। बट अगर हम देखें जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, तो प्रमोटर क्या करेगा? इनिशियल कंट्रीब्यूशन शुड बी 40% लो, 26% इन 12 ईयर्स। ठीक है। मतलब जो प्रमोटर का प्रारंभिक योगदान होगा वो 40% होगा, 12 वर्षों में कम से कम 26% हो जाना चाहिए। प्रमोटरों को पहले 5 वर्षों के लिए 40% हिस्सेदारी बरकरार रखनी होगी। ठीक है। कितने परसेंट रखनी होगी? प्रमोटर शुड बी रिटेन अ 40% स्टैक फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है। अब लिखा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है। मतलब जो MCLR है बैंकों के पास कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे दिखा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, MCLR रिफर टू द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बैंक बिलो विच इट कैन नॉट लैंड एक्सेप्ट इन सम केसेस अलाउ बाय द RBI। इट इज एन इंटरनल बेंचमार्क और रेफरेंस रेट फॉर द बैंक। मतलब जो निधि की सीमांत लागत आधारित जो भी ऋण दर निश्चित की गई है, मतलब वह न्यूनतम ब्याज दर से है जो बैंक RBI द्वारा अनुमत कुछ मामलों के अलावा नहीं दे सकता। यह बैंकों के लिए एक आंतरिक बेंचमार्क या संदर्भ है। ठीक है। क्लियर? तो MCLR एक्चुअली डिस्क्राइब द मेथड बाय विच द मिनिमम इंटरेस्ट रेट फॉर लोन द डिटरमाइंड बाय अ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द एडिशनल और इंक्रीमेंट। द कॉस्ट ऑफ, अगर देखा जाए, अरेंजिंग 1 more रुपीज फॉर द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स। क्लियर है ना? ठीक है। क्लियर है ना? तो चलिए यहीं तक आपका सारा टॉपिक रहेगा।
कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कोई भी क्वेरी अगर आपको दिखे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और आपको दिख ही रहा होगा कि बैंक से संबंधित जितना भी डेटा है आपको एक ही वीडियो में दिख गया है। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर अगर समझना है तो एक ही वीडियो में समझें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर भी कर सकते हैं जो भी बैंकिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।